नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। जयललिता की जमानत याचिका का हाई कोर्ट में खारिज होना नेता बिरादरी को गंभीर झटका है। हाई कोर्ट के जज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की दलील दी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका आए और जयललिता को जमानत मिले, इसके आसार कम है। किसी को कल्पना नहीं थी कि आय से अधिक संपत्ति का 18 साल पुराना मामला इतना संगीन बनेगा। तमिलनाडु में सब कुछ ठहरा हुआ है। जयललिता क्योंकि कर्नाटक की जेल में बंद है, इसलिए वहां भी हंगामा है। जयललिता ने जेल में रहते हुए सोचा होगा कि तमिलनाडु में जब जनता गुस्साई हुई है तो अदालत उदार बनेगी, उन्हें राहत देगी। जाहिर है, जयललिता के बहाने इस समय कानून बनाम जन लोकप्रियता में कसमकस है। लोकप्रियता की ताकत जयललिता को राहत नहीं दिला पाई। उनकी कई गलतफहमियां टूटी होगी। यदि सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें जमानत नहीं दी तो ये देश की पूरी राजनीति को सबक होगा। कई नेता इस तरह के मामले में फंसे हुए हैं। ये अपनी लोकप्रियता के दम पर निश्चिंत और लापरवाह रहे हैं। सचमुच हाई कोर्ट में जमानत सुनवाई के वक्त भी जयललिता के समर्थक जैसे आत्मविश्वास में थे, वह हैरानी वाली बात थी। माना जाता रहा है कि जयललिता छूटेगी, उन्हें जमानत हो जाएगी। ऐसा नहीं हुआ तो उससे पूरे देश में एक मैसेज गया है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। महाराष्ट्र में पार्टी नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ इतना कुछ बोला है कि चुनाव नतीजों के बाद अलायंस नामुमकिन है। सर्वाधिक हद शिवसेना ने की, उसके अखबार सामना ने की। नरेंद्र मोदी के पिता का नाम लेकर कहा कि यदि उनके पिता भी आ जाते तो बिना शिवसेना की मदद से लोकसभा चुनाव नहीं जीत सकते थे। उद्धव ठाकरे ने भाजपा को नंबर 1 दुश्मन बताया। कहा कांग्रेस और एनसीपी तो मरे हुए सांप हैं, जबकि भाजपा जिंदा सांप है, इसे कुचलना है। उधर भाजपा अध्यक्ष ने शिवसेना को चूहा कहा हुआ है। मतलब दोनों तरफ एक दूसरे के खिलाफ इतनी कटुता बन गई है कि भाजपा चुनाव नतीजों के बाद शिवसेना को वापस अलायंस के लिए न्योते तब भी बहुत मुश्किल होगी। उधर कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं ने भी एक दूसरे के खिलाफ बहुत कीचड़ उछाली है। 15 साल पुराने अलायंस के टूटने के लिए कांग्रेस ने एनसीपी को दोषी करार दिया था। पृथ्वीराज चौहान ने खुद एनसीपी के अजीत पवार पर निजी हमले किए। शरद पवार ने दो टूक शब्दों में कहा कि नतीजों के बाद कांग्रेस के साथ फिर अलायंस करने की सोची भी नहीं जा सकती है। नेताओं और पार्टियों में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति के नाते ले देकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में तार जुड़ते लगते हैं, लेकिन पारिवारिक रिश्तों की कटुता से यह नामुमकिन है। उधर हरियाणा में इनेलो हो या हजका, दोनों ने भाजपा के खिलाफ जमकर जहर उगला है। इसलिए ये नतीजों के बाद भाजपा से अलायंस बनाएं या इन छोटी पार्टियों में अलायंस हो, यह आसान नहीं है। हरियाणा की छोटी पार्टियों में भी एक दूसरे के प्रति कटुता जबरदस्त बन गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भाजपा से रिश्तों के मामले में प्रभारी बदल गए हैं। इस खबर के साथ कई तरह की मीडिया में अटकलें हैं। इस सब का सार ये है कि पिछले कोऑर्डिनेटर सुरेश सोनी को दबाव में हटाया गया। कई तरह के विवादों के चलते वो हटे। संघ के जानकार सूत्रों के अनुसार ये सब बातें फालतू हैं। आरएसएस और भाजपा दोनों में ये बहुत पहले तय हुआ है कि नई पीढ़ी को आगे करना है, तभी कृष्ण गोपाल के नाम का फैसला हुआ। सुरेश सोनी वाजपेयी सरकार के वक्त के मदन दास देवी के रिटायर होने के बाद से ये जिम्मा संभाल रहे थे। उन्होंने भाजपा में नरेंद्र मोदी को तय करने से लेकर नई लीडरशिप उभारने के तमाम फैसले किए। लोकसभा चुनाव उन्हीं की देखरेख में लड़ा गया। सुरेश सोनी बुजुर्ग नेताओं के रिटायरमेंट का फॉर्मूला चलवाने वाले थे। उस फॉर्मूले में अब वो अपने आप को भी पाते हैं। तभी संघ में फैसला हुआ कि लोकसभा चुनाव में जिन नए लोगों ने काम दिखाया है उन्हें आगे किया जाए। भाजपा की कमान अमित शाह के हाथों में है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो कमाल दिखाया उसकी बैकग्राउंड में कृष्ण गोपाल का बहुत योगदान था। बहुत संभव है कि इसके साथ आगे भाजपा में संगठन मंत्रियों के कुछ और चेहरे भी बदलें। भाजपा और आरएसएस दोनों का आने वाले दिनों में फोकस बिहार और उत्तर प्रदेश होना है। इन दोनों के साथ दक्षिण भारत के राज्यों में भी संघ भाजपा फैलाव का मकसद लिए हुए हैं। उस नाते सुरेश सोनी की भाजपा के पुराने परंपरागत राज्यों की गहरी समझ थी, वहीं कृष्ण गोपाल की गैर भाजपाई राज्यों की अधिक समझ है। अमित शाह और कृष्ण गोपाल की टीम नए इलाकों और नए प्रदेशों में प्रभावी ढंग से काम करेगी। इसी समझ के साथ आरएसएस में ये परिवर्तन हुआ है।
महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी इतनी कम रही है कि नतीजे कितने ही खराब हों, इन पर ठीकरा नहीं फूटना है। कांग्रेस हाईकमान ने सोच विचार कर यह रणनीति बनाई, जो प्रचार में दोनों का मीडिया में हल्ला महज दिखावे का बना। कांग्रेस मुख्यालय की तरफ से यह कोशिश लगभग जीरो थी कि इनकी रैलियां लाइव हो। यूं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले सोनिया गांधी की सभाएं 1/4 हुई तो राहुल गांधी मुश्किल से 3 दिन घूमे। तभी मतदान के आज के दिन तक मीडिया में सिर्फ यह हल्ला है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की प्रतिष्ठा दांव पर है। कांग्रेस में या तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर फोकस है या पृथ्वीराज चौहान पर। पार्टी का बुरा प्रदर्शन होता है तब भी इन दो नेताओं को दोषी करार दिया जाएगा। कांग्रेस की यह रणनीति भाजपा और कांग्रेस में नया फर्क ले आई है। भाजपा ने राष्ट्रीय नेता या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ा। प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाते किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया गया। भाजपा ने राष्ट्रीय चेहरे, राष्ट्रीय कमान और राष्ट्रीय मुद्दों पर विधानसभा चुनाव लड़ा है तो कांग्रेस ने सब कुछ प्रादेशिक नेता पर छोड़े रखा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी होशियारी के साथ पीछे रहे। इन्होंने न बढ़ चढ़ कर दावे किए और न जीत की उम्मीद बधाते हुए बयानबाजी की। तभी तय माने कि चुनाव नतीजों के बाद भी कांग्रेस प्रवक्ताओं का फोकस भाजपा के प्रदर्शन में मीन मेख निकालने पर ही होगा। अब आज की सुर्खियां है ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा के लिए शांतिपूर्ण ढंग से मतदान पूरा हुआ। दोनों राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। चुनाव आयोग की ओर से जारी अंतरिम आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए करीब 65% वोट डाले गए। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए करीब 75% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोटों की गिनती रविवार को होगी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई में वोट डाला तो भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में मतदान किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने गृह जिले रोहतक में मतदान किया। सभी पार्टियों के नेताओं ने वोट डालने के बाद अपनी अपनी जीत का दावा किया है। भाजपा ने दोनों राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया है। हरियाणा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि कांग्रेस लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। इससे पहले आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके लोगों से, खासकर युवाओं से अपील की थी कि महाराष्ट्र और हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ मतदान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बयान पर भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने पलटवार किया है। गडकरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने शिवसेना या उद्धव ठाकरे का नाम लिए बिना कहा कि भाजपा सभी का सम्मान करती है लेकिन वह अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती है। गौरतलब है कि शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए एक इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो वे क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह सही है कि ठाकरे परिवार के सदस्यों ने कभी चुनाव नहीं लड़ा लेकिन वे जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटने वाले हैं। उन्होंने मतदान के दिन प्रकाशित हुए इस इंटरव्यू के जरिए अपने मुख्यमंत्री की दावेदारी भी पेश की है। पिछले हफ्ते भारत की सख्त चेतावनी के बाद पाकिस्तान ने सीमा पर गोलीबारी बंद की थी लेकिन दोबारा उसने आज संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सैनिकों ने आज पुंछ के सुजैन सेक्टर में गोलीबारी करके संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। रक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की है कि पाकिस्तान की ओर से आज गोलीबारी हुई है लेकिन इसमें कोई घायल नहीं हुआ है। भारतीय सैनिकों ने भी फायरिंग करके पाकिस्तानी गोलीबारी का जवाब दिया। रविवार से पाकिस्तान की ओर से फायरिंग नहीं हो रही थी। इससे पहले 1 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच पाकिस्तान ने लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था जिसमें 8 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि चक्रवाती तूफान हुदहुद से प्रदेश के सभी जिलों को मिलाकर 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने की संभावना है। रविवार से लगातार खुद बचाव और राहत कार्यों का नेतृत्व कर रहे नायडू ने कहा है कि चक्रवात के गुजर जाने के बाद भी उत्तरी तटीय जिलों में हालात गंभीर बने हुए हैं। तूफान की वजह से बिजली के खंभे गिर गए हैं और तार टूट गए हैं जिससे बिजली और संचार दोनों की व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 या 2 दिन में केंद्र सरकार की टीम आएगी जो चक्रवात से हुए नुकसान का आकलन करेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्काल राहत के तौर पर राज्य सरकार को 1,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया था। केंद्रीय जल संसाधन और शहरी विकास मंत्रालय गंगा की सफाई योजना को आगे बढ़ाने के लिए 5 राज्यों के 118 स्थानीय निकायों की बैठक बुलाने जा रही है। इसमें 5 राज्यों के 118 स्थानीय निकायों के चुने हुए प्रमुखों की बैठक होगी और उसमें गंगा सफाई की रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी। जल संसाधन मंत्री उमा भारती और शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू के बीच बैठक में गंगा सफाई को लेकर चर्चा हुई और उसी में स्थानीय निकायों की बैठक बुलाने का फैसला हुआ। इस बैठक में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे कि नदी किनारे बसे शहरों व गाँव की गंदगी कैसे गंगा में जाने से रोका जाए और उसकी सफाई कैसे सुनिश्चित की जाए। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। तमिलनाडु में राजनीति इस समय कैसे ठहरी हुई है, कितना तनाव है, इसका हम और आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इसका अगल बगल के राज्यों पर भी असर है तो पूरे देश की राजनीतिक बिरादरी में भी बेचैनी है। आय से अधिक संपत्ति मामले में कानून का अंततः खौफ बना है। सवाल है, इस बहाने क्या राजनीति और व्यवस्था में सुधार संभव है?
इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। सुप्रीम कोर्ट में जयललिता की तरफ से जमानत याचिका दायर हो गई है। जाहिर है तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को जेल में एक एक दिन भारी पड़ रहा है। यह स्वाभाविक है। वे जिस मिजाज की नेता हैं, उसमें वे कानून और सजा से ऊपर होने के मनोविज्ञान में ही सोचेंगी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनका मुकदमा 18 साल चला। मुकदमा इतना लंबा इसलिए चला क्योंकि जयललिता और उनकी कानूनी टीम के सदस्यों ने इस मामले को लटकाए रखा। किसी न किसी तरीके से तारीखें टलती रही और मामला निचली अदालत में ही ठहरा रहा। लेकिन निचली अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है और शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट भी इस पर अपनी राय जाहिर करेगी। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को जयललिता की जमानत याचिका और निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई होनी है। निचली अदालत के जज जॉन डी कुन्हा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से सजा सुनाई है और जमानत देने से इनकार किया है। उनकी अदालत में सीबीआई के वकील ने भी जयललिता को जमानत देने की राय दी थी। तभी अदालत से बाहर जयललिता समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था, पर जज ने भ्रष्टाचार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए जयललिता को जमानत देने से इनकार कर दिया। जयललिता के वकील राम जेठमलानी ने लालू प्रसाद के मामले का हवाला दिया तो जज ने कहा कि वे अपने करीब आधी सजा काट चुके हैं। इससे अंदाजा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होना है। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामलों में बहुत गंभीर नजरिया अख्तियार किया है, खासतौर से राजनेताओं से जुड़े मामलों में। ऊपर से उसे नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी समर्थन मिला हुआ है, जो चाहते हैं कि नेताओं के मामले जल्दी सुने जाएं। दूसरी ओर जयललिता हैं, जिनके समर्थक लगातार किसी न किसी तरह से अदालत को दबाव में लाने वाले काम कर रहे हैं। जयललिता की लोकप्रियता का प्रचार करके अदालत के फैसले को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। जयललिता की गिरफ्तारी के बाद पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हुए। तमिल फिल्म बिरादरी से लेकर स्कूलों और निजी परिवहन के संगठनों ने बंद रखा और उपवास किया। मीडिया और सोशल मीडिया में प्रचार कराया गया कि भारी संख्या में लोग आत्महत्या कर रहे हैं। प्रशासन ठप होने की खबर अलग से चलाई गई। कुल मिलाकर जयललिता की लोकप्रियता के आधार पर उनके ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को दबाने या उसे खारिज करने का प्रयास हो रहा है। अदालत में यह प्रयास कारगर होगा, इसमें संदेह है। जयललिता का मामला देश की पूरी राजनीतिक बिरादरी के लिए संदेह है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तत्काल जमानत नहीं दी तो इससे दूसरे नेताओं को एक सबक मिलेगा। उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी लोकप्रियता कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकती है। साथ ही भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई कर रही निचली व विशेष अदालतों को ताकत मिलेगी। जांच एजेंसियों में तेजी आएगी और ऐसे मामलों का निपटारा फटाफट होने के आसार बनेंगे। तभी शुक्रवार का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहद अहम होगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद जयललिता के मामले में जा रहे मैसेज पर चर्चा करेंगे। भारत के सर्वाधिक ताकतवर, अहंकारी, मनमोजी और लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में एक जयललिता भी थी। वे जेल में हैं और उन्हें यदि सशर्त जमानत भी नहीं मिली है तो वजह हालिया सालों में बने नए कानूनों और अदालतों का सख्त रुख है। राजनेताओं पर अदालतों का डंडा बहुत निर्भीक हुआ है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण है। विनीत जी, हाई कोर्ट ने जयललिता की जमानत याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों का जो हवाला दिया, उससे क्या ये नहीं लगता है कि सचमुच में अदालतें अब राजनेताओं के मामले में और भ्रष्टाचार के मामले में बहुत सख्त हो गई है? ऐसे कुछ संकेत तो मिल रहे हैं और ये अच्छी बात है, क्योंकि जब तक भय नहीं होगा तब तक लोगों का आचरण सुधरेगा नहीं। पर यहाँ मैं एक दूसरे दृष्टिकोण से बात करना चाहता हूँ, जिसपे खास बात यह है कि करप्शन का एंडोर्समेंट नहीं है, भ्रष्टाचार के समर्थन में नहीं है। लेकिन एक अगर मूल्यांकन करें इस पूरी परिस्थिति का जयललिता को लेकर, तो देखिए व्यास जी, अभी जो पार्लियामेंट के भी चुनाव हुए, जयललिता कितने भारी बहुमत से जीती है, लगभग पूरा सफाई कर दिया दूसरे दलों का। ये क्या बताता है कि जब करीब 25-30 साल कांग्रेस राज कर ली भारत पर और आज़ादी के जो मूल्य थे उनकी सार्थकता खत्म हो गई और एक दलितों में, पिछड़ी जातियों में, दूसरे लोगों में, चाहे वो लालू की बात रही हो, चाहे मुलायम सिंह यादव की रही हो, चाहे वो मायावती की, चाहे जयललिता, एक इस तरह का माहौल बना कि हमारा लीडर अब शासन में आना चाहिए। तो उनके लिए फिर नैतिकता और भ्रष्टाचार कोई मुद्दे नहीं बचे और यही कारण है कि नेता बार बार जीत के आते हैं जनता के समर्थन से। दूसरी बात यह है कि जयललिता जो है वो एक फिल्मी हीरोइन रही। अब फिल्मी हीरोइन की तो लाइफ ग्लैमर की होती है, हजारों सैंडल है, ज्वेलरी है, बढ़िया साड़ियां हैं, बंगले हैं, फार्म हाउसेज है, स्विमिंग पूल है।
अब जयललिता को बदल जाना चाहिए था। जब वो मुख्यमंत्री बन गई तो उनको, जैसे होता है कि नेता गांधी की टोपी लगा लेते हैं, खादी के कपड़े पहनते हैं, तो अपने आचरण में एक राजनीतिक व्यक्तित्व, लेकिन वो ग्लैमर बनी नहीं, ये बातें एक तरह से देखा जाए 70, 80, 90 के दशक के लिए रिलेवेंट थी, लेकिन 2000 के बाद अगर देखा जाए और जनता में जिस तरह की आकांक्षाएं हैं जो अपने भूमंडलीकरण हो, तो राजनीति के पैरामीटर, जनता की सोच बदली, उस अनुसार जो ये पुराने नेता, जो भले गैर कांग्रेसी नेता, वो बदले नहीं है। उसका खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ रहा, पार्टी को भी भुगतना पड़ रहा और पूरी राजनीति को भी। बिल्कुल ठीक है, और ये एक वांछित भी चीज है। और ये, लेकिन इसमें बात आती है कि क्या ये सिर्फ कानून का मुद्दा है? देखिए, अगर कानून का मुद्दा है तो 18 साल मुकदमा चल के जब वो दोबारा पावर में आ गई, सारे पार्लियामेंट के लोग उनके जीत गए, तो ये एक बड़ा एक तरीके का एक बड़ी विडंबना सी है। इस तरह के मामलों में, राजनीतिक भ्रष्टाचार के मामलों में अदालतों को अपने गिरबा में झांकना चाहिए। नहीं, लेकिन और अपने काम को, अब वो कह देंगे पापा जजों की कमी है, तो सरकार को जज अपॉइंट करनी चाहिए, लेकिन कम समय में समरी ट्रायल करो, 2 साल का पीरियड, 3 साल का पीरियड फिक्स करो। नहीं, लेकिन उसमें यही लगता है कि हाई कोर्ट ने जो कहा, जो जमानत नहीं मानी, उसमें यही है कि भाई अब हाई कोर्ट और इस तरह इस मामले में रिलैक्स या उदार नहीं हो सकता। ये एक सख्ती अपने आप में उस कारण जरूरी हो गई। मैं आपकी बात से मुझसे ज्यादा और कौन सहमत होगा कि 21 साल पहले मैंने राजनीतिक भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ी और 115 लोगों को चार्जशीट कराया और बाद में वो छूटे, तो मुझे बड़ी हताशा हुई। पर बाद में ये बात निकल के आई कि ये जो सारा मामला है सिर्फ कानून का नहीं है। आप कुछ लोगों को पकड़ के नहीं, पर ये कानून के साथ में अब ये नहीं लगता कि समाज का भी जो दबाव, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो माहौल रहा, उसमें अदालत भी अब ऐसे मामलों में ये नहीं मैसेज जाने देती है कि भाई चलता है। फिर उसके बावजूद चुनाव क्यों जीत रहे हैं लोग? नहीं, तो ये तो एक है कि भाई अभी इस मामले में भी ये कि तमिलनाडु में जन भावनाओं का जो इस समय उभार है और उधर जयललिता अदालत का है, तो ये दोनों एक कसमकस है। अब आप देखिए कि पूरे हिंदुस्तान का पर्दे पे उठा के देख लीजिए, कितने ही राज्यों के नेता हैं जिनके भ्रष्टाचार के बारे में किसी को कोई संदेह नहीं है, पर वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं, उनके लोग जीत रहे हैं, वो सत्ता में आ रहे। लेकिन इस तरह की सजा से ये तो अब वो नेता भी संभलेंगे और उनके समर्थक भी होंगे कि भाई इस मामले में एक अब लक्ष्मण रेखा बन रही है। हम 2 अलग विषयों को समानांतर बात कर रहे हैं। आप वांछित की बात कर रहे हैं कि सुधरे, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नैतिक मूल्यों की सार्थकता शायद समाज में समाप्त हो रही है। वरना क्या वजह है कि जानबूझकर भी जनता ऐसे लोगों को वोट देती है? इसका मतलब ये है कि समाज ने भ्रष्टाचार को एक्सेप्ट कर रखा है। हालांकि देखिए, भ्रष्टाचार को एक्सेप्ट नहीं, क्योंकि हाल के पिछले 4-5 वर्षों में जो हुआ और मनमोहन सरकार जैसे गई है, या अरविंद केजरीवाल, आप पार्टी, नरेंद्र मोदी, ये एक सब समाज के अंदर जो सामूहिक जो सोच है उसका परिणाम है। उसका परिणाम जरूर, लेकिन उसके बावजूद क्या हम ये मानेंगे कि इसी लोकसभा चुनाव में भ्रष्ट लोग जीत के नहीं आए? नहीं, और बड़ी तादाद में नहीं, लेकिन फिर भी एक गिरावट, फिर भी एक कसौटी, बहुत फर्क आया, बहुत बुनियादी फर्क आया। मैं इस बात पर अपनी बात रखना चाहूंगा कि वांछित है, सब चाहते हैं कि भ्रष्टाचार विहीन समाज हो, पर इलेक्टोरल रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, वो सब सारी चीज होनी चाहिए। इस प्रोसेस के बाद समाधान निकलेगा। आप सिंबॉलिक गिरफ्तारी करके, सिंबॉलिक कुछ लोगों को सजा हो जाए, हाँ। आप ये तो मैसेज दे सकते हैं कि हम भ्रष्टाचार से डील कर रहे हैं, पर उससे समाधान नहीं निकलेगा। समाधान के लिए और बाकी जो भ्रष्टाचार की वजह है, उन वजहों को खत्म करना पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी। लब्बो लुआब में इस जो ताजा प्रकरण से अनुभव के नाते क्या तात्कालिक तौर पर काम होने चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो पॉलिटिकल करप्शन से डील करने के लिए अलग अदालतें बन जानी चाहिए और उसमें समयबद्ध, जो इस नरेंद्र मोदी सरकार ने वायदा भी किया हुआ है, वायदा किया और वो एक साल के अंदर वो करना, इसकी बहुत जरूरत है। बिल्कुल। दूसरी बात, मुझे लगता है कि न्यायाधीशों की रिटायरमेंट एज को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि न्यायाधीशों की बहुत कमी है और न्यायाधीश अपॉइंट करने चाहिए। तीसरी बात, इलेक्टोरल रिफॉर्म को लेकर TN सेशन के जमाने से आज तक बात चली आ रही है, किसी सरकार ने और उसमें खास तौर पे खर्चे वाला जो मामला है, पार्टियों का, उम्मीदवार का, आप चंदे को पारदर्शी रूप से आने दीजिए ना। अमेरिका में आता है कि या सरकार भी दे, कोई हर्ज नहीं, सरकार जर्मनी की तरह करे, नहीं तो कॉर्पोरेट चंदा भी आए, लोगों को चंदा मिले और साफ बुक्स में आए और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट वर्क करे, तो चुनाव सुधार होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि हमको
समाज में इस बात को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि अगर समाज ये जान चुका है, मान चुका है कि ये व्यक्ति भ्रष्ट है, पार्टी भ्रष्ट है, तो कम से कम इतनी जागरूकता तो आए कि उसका समाज समर्थन ना करे। ये माहौल अगर मिलके बने तब सुधार हो। विनीत जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।